तो कलीम भाई का इंटरव्यू था जिसमें जो कि हमने 2 व्लॉग्स रिकॉर्ड किए हैं। पहले में मैंने इनका कंप्लीट जर्नी इनसे इंटरव्यू किया है कि वो यहाँ तक कैसे आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखें। और ये है सेकंड व्लॉग जिसमें इन्होंने सारा स्टेप वाइज हमें बताया है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। स्टेप वाइज आप हमें बताइए कि भाई सबसे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और सब में तकरीबन कितनी देर लगेगी और आपके कितने पैसे लगे जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। तो जुलाई अगस्त वाले जनवरी में आ जाते हैं और जो नवंबर दिसंबर में अप्लाई करते हैं वो अगस्त में आते हैं। HEC से आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। मैट्रिक FSC की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा, आप आपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये गाइड करें कि अगर आप पहले दूसरे सेमेस्टर में हैं BS के, जी तो आप खुद मेहनत करके पैसे जोड़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी कहानी आगे पैसों की है। हाँ एग्जैक्टली वेरिफिकेशन, जी वीज़ा के पैसे, मेडिकल के पैसे, बिल्कुल आयुष के पैसे, एट द एंड आके ये माँ बाप की तरफ देखते हैं। बिल्कुल। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि एज लिमिट का क्या चलता है? एज लिमिट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलें जी, ये कलीम भाई आ चुके हैं दोबारा से नेक्स्ट सेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, मैं आपसे पहले सवाल पूछती फिर मैं आपको माइक दे दूंगी। अब सवालात ये हैं, इकट्ठे सुन लें। सवाल ये है कि आप फ़र्ज़ किया आपने मास्टर्स कर लिया, आपके पास डिग्रीज़ अपनी मौजूद हैं, अभी आपने कहीं से अटेस्ट नहीं कराई, आपके पास आइल्स का रिज़ल्ट मौजूद है, अब आप चाहते हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी अप्लाई करना, तो सबसे पहला काम आपने स्टेप वाइज आप हमें बताइए कि भाई सबसे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और सब में तकरीबन कितनी देर लगेगी और आपके कितने पैसे लगे जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोबारा जो है ना इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, जहाँ तक बात अप्लाई की है, अप्लाई को तो मैंने बता दिया। आई थिंक 2 इंटेक्स होते हैं। एक आपने नवंबर दिसंबर में करना है और नेक्स्ट जून जुलाई में आई थिंक होता है, या जुलाई अगस्त में, मैं थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो जुलाई अगस्त वाले जनवरी में कैलेंडर होता है वेबसाइट पे, डेट्स होता है, एग्जैक्टली होता है। अभी आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो जुलाई अगस्त वाले जनवरी में आ जाते हैं और जो नवंबर दिसंबर में अप्लाई करते हैं वो अगस्त में आते हैं। और जैसे ही आपका एडमिशन फॉर एग्जांपल हो जाए और आपने कहीं से भी अटेस्टेशन नहीं करवाई हुई, तो सिंपली आपने ये करना है कि HEC से आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। मैट्रिक FSC की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त, बिल्कुल, बड़ी कंफ्यूजन होती है। हाँ। और BS और मास्टर्स, अगर आपने सिर्फ BS किया हुआ है तो आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों HEC से अटेस्ट करवा लेनी है। फोटो कॉपियाँ नहीं करानी, सिर्फ ओरिजिनल करवानी। एग्जैक्टली, सिर्फ ओरिजिनल। और इसके अलावा आपने मोफा से भी अटेस्टेशन, वो जो सिंपल वाली होती है, वो करवा लें। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है अटेस्टेशन के लिए या खुद जाके करना पड़ेगा? HEC के लिए एक उनका पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ से आप अप्लाई कर लें, सारे स्टेप्स फॉलो कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होते हैं। और आई थिंक लास्ट में आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है कि इस दिन मैंने जाना है रिसीव करने। हाँ, नहीं, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं ना, वो एक कोरियर के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन पर्सन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी डिग्री उनको सबमिट करानी होगी पहले? हाँ, आपने इन पर्सन आप चले जाएं तो आपने HEC के ऑफिस जाना है और वहाँ बाय हैंड उनको देनी है। 1 घंटे 2 घंटे में वो अटेस्ट करके आपको वापस दे देंगे। लेकिन अगर आपने थ्रू कोरियर करवाना है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो बहुत लंबा हो जाता है। लाहौर में भी HEC का ऑफिस है, इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद में भी है। आई थिंक ड्राफ्ट आपने पे करना होगा 5000 का पर डिग्री। नहीं, 5000 नहीं, आई थिंक वो 1500 है 1500 पर डिग्री, अच्छा ठीक है, या शायद मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, लेकिन सही। हाँ। और इसके अलावा जब आपका ये हो जाए, इसके बाद आपने अपनी जो लास्ट यूनिवर्सिटी थी वहाँ से भी इंटरनेशनल डिग्री की एक वेरिफिकेशन होती है। वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीस होती है उसकी, वो आपने कर लेनी है और उसका जो फ़ी रिसीट होती है वो अपने पास रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका मुसद्दिका। मुसद्दिका से भी हो गया सेम वे में। हाँ जी एग्जैक्टली। नहीं, मोफा मैडम फॉरेन मिनिस्ट्री वाला। हाँ हाँ, मोफा भी जी फॉरेन अफेयर्स। जी, वो 1 दिन में हो जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा ले जाएं और वो सिंपल अटेस्टेशन होती है, मेरे ख्याल में पर डॉक्यूमेंट्स पे 20-30 रुपए लगते हैं, वो सिंपल हो जाती है। लेकिन इसके अलावा फिर नेक्स्ट है मोफा। मोफा एक्चुअली मैंने खुद नहीं करवाया, लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं तो उनके मेरे ख्याल में पर डॉक्यूमेंट, मेरा जितना अंदाज़ा है तो 70-80,000 लगते हैं। अच्छा। आपके एक डिग्री, आई थिंक डिग्री ही होती है सिर्फ। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मुसद्दिका की जी।
और इसके अलावा फिर देन सऊदी कल्चर होता है। ठीक है। सऊदी कल्चर अटेस्टेशन वो आपने पाकिस्तान में जो प्रोसेस करंटली चल रहा था वो ये था कि आपने अपनी डिग्रीज़, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो करवाते हैं, लेकिन वो मतलब वो एजेंट्स ऐसे हैं जो आपका प्रोसेस स्मूथली करते हैं। ठीक है। आपने उनको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स, और इसके अलावा जो पिछली वेरिफिकेशन की आपने फ़ी सबमिट की है वो जो आपकी एक रसीद होती है ठीक है। वो भी आप उनको दे दें तो मुसद्दिका से भी वो करके दे देंगे आपको। वो एजेंट कहाँ से मिलेंगे? वो इस्लामाबाद में ही है। आई थिंक उनका इंटरनेशनल या इस तरह का कुछ नाम है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ उन्होंने किया था। जी। तो वो आपको करके दे देंगे। ठीक है। तो वो मुसद्दिका से भी करके दे देंगे। एंड देन में बैठता है ये बंदा जी एग्जैक्टली। पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं खुद गई। हाँ ठीक है वीज़ा लगवाना था जी। तो देन उसके बाद फिर आपने सऊदी कल्चर से करनी है, वो भी वो कर देते वो हैं। करते हैं। ठीक है। जब आपकी अटेस्टेशन हो जाए देन उसके बाद जो है ना आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए एप्लीकेशन बस वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने अटेस्ट करवाए, बाकी जो किंग फहद ने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अपनी एडमिशन के, और जो वीज़ा का एक डॉक्यूमेंट होता है ताशीर ऑफिस आपने जाना है। ठीक है। तो वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और आपका वीज़ा आई थिंक दो तीन दिन में आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और वीज़ा फीस कितनी होती है? वीज़ा फ़ीस आई थिंक पाकिस्तानी 15-16 हज़ार है आई थिंक, जी हाँ, या शायद 20-25 हज़ार अराउंड है, इतना ही है। मेरा तो 1 घंटे में लगा था वीज़ा। मैं गई हूँ, अच्छा। जाके वहीं बैठी हूँ, मेरा लग गया और वीज़ा और मैं ठीक। बाहर निकल स्टूडेंट्स का मेरा 1 दिन बाद लगा था लेकिन मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था कि कुछ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में नहीं हैं जी। और वो किसी और कंट्री में है, क्योंकि रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स, चाइना की भी एक स्टूडेंट है बांग्लादेश की जो चाइना में थी, उनकी लास्ट डिग्री चाइना से है, लेकिन मेरी तो लास्ट डिग्री भी पाकिस्तान से थी और मैं फिर भी कोरिया में था। तो मेरा जब एडमिशन हो गया मैंने तो आना यहाँ था, लेकिन मैं कोरिया वाला ऑप्शन इतना जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि कुछ भी हो सकता था, वीज़ा ना लगना भी एक इशू था। हाँ जी। तो मैंने वहीं से अपना प्रोसेस करवाया, वहीं से मेडिकल करवाया। अच्छा मेडिकल वाला भी एक है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट। हाँ तो आज आप ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है। तो मैंने अपना मेडिकल वहीं से करवाया और फिर मैंने अटेस्टेशन डिग्री की जो मुसद्दिका और सऊदी कल्चर से है वो मैंने नहीं करवाई। वो मैंने ताशीर, साउथ कोरिया के जो कैपिटल है उनके सोल में, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उनको मैंने बोला कि मैं कोरिया में हूँ और मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप मेरे लिए ये चीज़ एग्जाम कर दें। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि मैं अगर एज अ स्टूडेंट कोरिया आया हूँ इट मीन्स मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं और वेरीफाइड हैं HEC से, तो इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स ठीक है मेरे। तो मैंने वो एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिखा और उनको मैंने बता दिया कि फिर उन्होंने एग्जाम कर दिया और वो एक्सेप्ट कर दिया। तो वहाँ पे भी मेरा वीज़ा 2 दिन में मेडिकल लगा। का आप कुछ बताएं। मेडिकल का माइक पास कर लो। मेडिकल का मैंने वो भी कोरिया से ही किया था। सही, आपका थोड़ा फ़र्क है दूसरे। हाँ मेरा थोड़ा सा, ये चीज़ मैं आपको बताना पहले भूल गया था जी जी। कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैंने वहाँ से अप्लाई किया हुआ था। ठीक है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे स्टूडेंट का कर लें जिसने पाकिस्तान से किया हुआ है तो आई थिंक वो कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपके 20-25 हज़ार या 30 हज़ार या शायद थोड़े से ज़्यादा हों वो लग जाते हैं। कुछ डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। हाँ जी, और ये इनके स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं जी, हर जी। डिवीजन में। जी ये थोड़ा एग्जैक्टली। आप रिपीट कर दें, ये बात माइक आपके पास है। ये मतलब सऊदी एम्बेसी के साथ जो मेडिकल सेंटर एफिलिएटेड हैं वहीं से आपने मेडिकल करवाना है। मैंने मुल्तान से करवाया था। हाँ। भागलपुर में भी होता है, जी, लाहौर में भी होता है। इस्लामाबाद में भी है जी डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो अच्छी मेरे ख्याल में जो अच्छी फार्मेसी उसको क्या कहते हैं, जो लैब्स, लैब्स एक्सेल लैब्स हो गई है। इसके अलावा मुझे उनके पाकिस्तान में नहीं पता अपना, सही से नहीं, वो अपने लेकिन टेस्ट ही लेते हैं, हाँ सारा कुछ वो खुद वो करते शायद हैं। इन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी हो या जो भी हो वो आपको बता देंगे। वो एजेंट्स भी आपको इवन सीनियर्स भी आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। तो आप मेडिकल करवा लें अच्छा। और मेडिकल का एक स्टेप तो है वो अच्छा, आप आपने। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये गाइड करें कि अगर आप पहले दूसरे सेमेस्टर में हैं BS के, जी जी तो आप खुद मेहनत करके पैसे जोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये सारी कहानी आगे पैसों की है। हाँ एग्जैक्टली वेरिफिकेशन, जी। वीज़ा के पैसे, मेडिकल के पैसे, बिल्कुल। आइल्स के पैसे, एट द एंड आके ये माँ बाप की तरफ देखते हैं। बिल्कुल तो इनसे ये कहें कि होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। जी। academy जो मैंने ज्वाइन नहीं करें। किए, जी, ये आखिर में एक मसला इशू बन गया था। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, मेरा तो खैर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैंने जॉब की हुई थी, जी थोड़े से पैसे
सेव किए हुए थे। लेकिन अगर अब कोई स्टूडेंट है बिल्कुल बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स में जॉब पढ़ाते कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कोई स्ट्रेटजी इस तरह की अपना लें तो वो पैसे बचाएं, क्योंकि इन अटेस्टेशन में अब पाकिस्तान में फ़ीसें और भी बढ़ती ही जाएंगी, जी जी बिल्कुल। तो वो उस पर भी लगती है। और इवन अगर आपने यहाँ की जो सऊदी कल्चर और मोफा की नहीं मुसद्दिका की अटेस्टेशन है उस पर तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये लगता है, तो वो एज अ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है। इसके अलावा जो आइल्स की फ़ीस है जी तो वो भी आलमोस्ट 60-70 हज़ार तक पहुँच गई है, पहुंच गई है, तो वो भी एक इनफ अमाउंट है। जी बिल्कुल ऐसे तो वो भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने साथ जोड़ें, वालिदैन का हाँ, बोझ ना बने, बिल्कुल, खुद एग्जैक्टली, कमाएं, कंट्रीब्यूट कर लें, चलें 100% नहीं 50% की जिम्मेदारी ले लें, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ताकि उनके लिए एडमिशन इजी हो और एग्जैक्टली, आपके पहले एक तो स्टाइपेंड में भी सारे पैसे वापस आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ऐसा ही तो चलें जी, पैसे बचाने वाला तो अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी ज़रूर मैं मोटिवेट करती होती हूँ। और भी कोई मैसेज इस प्रोसेस के लिए? बाकी आई थिंक ऐसा सच तो कोई नहीं है। जी तो मेरे ख्याल में इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, जी, सिर्फ अटेस्टेशन टाइमली शुरू कर लें, टाइमली शुरू कर लें। और यहाँ के लिए अगर आपका आने का प्लान है तो कमिंग नवंबर-दिसंबर में जी जी, दोबारा एडमिशन अगस्त इनटेक के लिए, अगस्त 2024 इनटेक के लिए। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि एज लिमिट का क्या चक्कर है? एज लिमिट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मेरे कुछ जानने वाले भी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो 40 प्लस हैं, लेकिन वो PhD? PhD अच्छा, ऐसे मेरे भी कोलीग का नहीं हुआ था, ही वाज 35 प्लस, नहीं, लेकिन एप्लीकेशन ही आगे नहीं गई। लेकिन इस साल आए हैं कुछ स्टूडेंट्स, मैंने देखे हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स केसेस हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं एक्चुअली पाकिस्तान में। अच्छा, एक और सवाल जी कि आपने कोई स्टूडेंट ऐसा देखा है जो बड़े गैप के बाद एडमिशन लिया हो, लाइक BS किया है, 10 साल बैठे हैं, अब मास्टर्स करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा कोई केस आया है जिसने जिक्र किया होगा कि मैंने BS तो फलाने ज़माने में किया था और अब मेरा PhD? यस, ऐसा ऐसे भी हुआ केसेस भी हैं, बिल्कुल हैं। सही सी, मेरा ये क्वेश्चन दोहरा दें क्योंकि माइक आपके आपका क्वेश्चन यही है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल BS आपने कर लिया, देन आपने कहीं जॉब कर ली, हाँ, ठीक है, या आप नहीं पढ़ सकते या कोई भी इशू है, गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई, हाँ, आप दोबारा, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उस गैप की कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांगते? बिल्कुल नहीं मांगते, कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त हो गया, बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म के ये 2 ब्लॉग्स रिकॉर्ड हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और इस हमारी 2 वीडियोस के बदले में अगर किसी एक स्टूडेंट का भी भला होता है ना, आप यकीन करें कि पैसा वसूल है। बिल्कुल, ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छे पेपर पब्लिश करें और खैर आफियत से कामयाबी के साथ यहाँ से वापस जाएं। आमीन, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। ओके जी, चलें जी। तो ये था डॉक्टर कलीम टू बी, डॉक्टर टू बी, ठीक है, डॉक्टर कलीम इंशाल्लाह। तो कलीम भाई का इंटरव्यू था जिसमें जो कि हमने 2 व्लॉग्स रिकॉर्ड किए हैं। पहले में मैंने इनका कंप्लीट जर्नी इनसे इंटरव्यू किया है कि वो यहाँ तक कैसे आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखें। और ये है सेकंड व्लॉग जिसमें इन्होंने सारा स्टेप वाइज हमें बताया है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती हैं। हमारा मकसद मोटिवेट करना था, बाकी आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो खुद बोलेंगी, आपका एडमिशन खुद ही कराएंगी इंशाल्लाह। बाकी आपने कोशिश करनी है और पैसों की सेविंग प्लीज़ शुरू कर दें, माँ बाप पे बोझ ना बने और कोशिश करें कि 50% ही कंट्रीब्यूट करें, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर डालें। ट्यूशन्स पढ़ाएं महल्ले के बच्चों को, अकेडमियों में जाके साथ साथ पैसे जोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि एट द एंड बच्चों के पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास सेविंग्स नहीं होती, तो फिर माँ बाप भी परेशान होते हैं। इसलिए स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और एक जो है ना अपने कैरेक्टर में बिल्डिंग करें, थोड़ी सी खुद को बिल्ड करें इस वे में कि आप किसी पे बोझ ना बने और माँ बाप का फ़ख्र बने। और यकीन करें 1-2 स्टाइपेंड्स में ही आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, आप लोग भी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सबसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़।